हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और आइए शुरू करते हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर लेक्चर। दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि ये 1 से 100 नंबर तक का इसमें मैंने प्रश्न शामिल किया है, जिसमें मध्यकालीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो आपका अरबों के आक्रमण से शुरू होगा और जा कर के अंतिम जो आपका यहाँ सल्तनत कालीन आपका ये साम्राज्य था, जो आपका है लोधी वंश, वहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 712 ईस्वी याद रखना है आपको। और नंबर 2 पे क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम एवं सिंध के राजा दाहिर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरब आक्रमणकारी था, और इसने जब आक्रमण किया तो इसका जो सामना हुआ सिंध के राजा दाहिर के साथ, और वहाँ पे युद्ध का नाम दिया गया रावोर का युद्ध। जी हाँ, रावोर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया था। यमीन उद दौला एवं यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसे दी गई थी? यमीन उद दौला एवं यमीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनवी को दी गई थी। महमूद गजनवी को दी गई थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, पर आक्रमण कब किया था? ये है आपका 1025 ईस्वी, और ये सबसे चर्चित आक्रमण है। हालांकि आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है, और ये 125 ईस्वी में जो किया, ये सोमनाथ मंदिर पे किया, जो कि बहुत ही रिच टेम्पल था उस समय, और उसको सिर्फ लूटने के उद्देश्य से इसने इस पे आक्रमण किया था, और यहाँ से इससे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर जिस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ये कहाँ पे था? सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो अंतिम आक्रमण भी आपसे पूछेगा 1027 ईस्वी में, और किसके विरुद्ध था पूछा गया? जाटों के विरुद्ध था। और ऐसा बताया जाता है कि जाटों के विरुद्ध इसलिए था क्योंकि जब ये महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस जा रहा था, तो जाटों ने उसे जाते समय कुछ परेशान किया था, और उसके द्वारा लूटी गई कुछ संपत्ति को छीना लिया था। तो उनसे बदला लेने के उद्देश्य से महमूद गजनवी अंतिम बार 1027 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए आया था। अल बरूनी और फिरदौसी, उतबी एवं फारूकी, ये 4 महत्वपूर्ण लेखक हैं। ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अब आगे है, किताबुल हिंद किसकी कृति है? किताबुल हिंद ये जो है आपको पूछा जाएगा कई बार, और ये अलबरूनी की कृति है। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसने किताबुल हिंद लिखा है, जिसमें इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी बातों का वर्णन किया हुआ है। शाहनामा जो कि फिरदौसी की महत्वपूर्ण कृति है। शाहनामा पूछे किसकी कृति है? फिरदौसी की है, और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत के नाम से जाना जाता है। शाहनामा लिखा किसने है? फिरदौसी ने। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ, और मुल्तान के विरुद्ध था ये, तो ये भी याद रखना है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ है? आपको पता है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। और प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 ईस्वी में, वो भी किसके बीच? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और क्योंकि यहाँ पे राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, भाई जो उनके मददगार थे, जयचंद को भी हराया। किस युद्ध में हराया? तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में। तो जो 1194 का युद्ध हुआ, वो चंदावर के युद्ध के रूप में जाना गया, और इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। ये आपको याद रखना है। अब पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि बंदगा किसे कहा जाता था? बंदगा गुलामों को उस समय बंदगा के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। दोस्तों, यहीं पे मैं बताता चलूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था,
और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये जो है इसने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, और आपको ये पता भी होगा। तो मोहम्मद गोरी कौन था? पृथ्वी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, बहुत ही शालीन था। इसने जो है कुछ इमारतों का निर्माण कराया और बहुत दान करता था। लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाखों रुपए दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में? आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, बनवा नहीं पाया था। और तो किसकी याद में नींव डाली थी? उसके गुरु थे सामान्यतः, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हैं बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ये है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को एक बेहतर नींव और एक बेहतर साम्राज्य प्रदान किया था। और क्या क्या किया था इसके बारे में कुछ वर्णन यहाँ पे है। सबसे पहले तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का एक संगठन बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। तो आपसे पूछेगा तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। किस लिए किया था? साम्राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली क्या है? एकता प्रणाली में क्या होता? सैनिकों को वेतन के स्थान पे ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ज़मीन अलॉट कर दी जाती थी और वही ज़मीन का टुकड़ा एकता नाम से जाना जाता था और इस प्रणाली को एकता प्रणाली कहा गया। शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। यहीं पे बताता चलो एकता प्रणाली को ख़त्म किसने किया था पूछेगा तो लगाना है अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है, अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। अभी मैंने बताया इससे पहले कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली कर लिया। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, ये दो मुद्राएं थी। ये टंका किसका था? चांदी का था। जीतल किसका था? तांबे का। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई? आपको पता है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और वो प्रथम मुस्लिम शासिका होने का गौरव प्राप्त की थी, लेकिन बाद में इसकी साजिश के तहत हत्या कर दी गई। कब की गई? 13 अक्टूबर 1240 को। और कहाँ? कैथल नामक स्थान पर। आपको पता होगा कहानी कि ये अल्तुनिया जो एक ताबर हिंद का सरदार था उसको पराजित करने के लिए जाती है, लेकिन अल्तुनिया से हार जाती है तो अल्तुनिया से कर लेती शादी। और उसके बाद जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तो यहाँ से बहराम शाह के डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी कहानी आपने पढ़ा होगा। गुलाम वंश का ऐसा शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता, यानी कि वो टोपी सिलता था, टोपी सिलने से जो उसे पैसा प्राप्त होता था वो अपने जीवन दिनचर्या पे खर्च कर, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। तुर्कान चिहलगानी का अंत किसने किया? अभी आपको पता था कि तुर्कान चिहलगानी बनाया था इल्तुतमिश ने। किस लिए बनाया था? साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन बलबन ने क्या किया? बलबन ने तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों के संगठन को ख़त्म कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये 40 सरदार मनमानी करने लग गए थे और सुल्तान की बातों का उल्लंघन करना, सुल्तान के खिलाफ साजिश करना इनकी आदत हो गई थी। तो इसी को समाप्त करने के लिए बलबन ने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए। उसके साम्राज्य में जब भी कोई उसका विद्रोह करता था तो उसे रक्त एवं लौह यानी कि उसे जान से मार देता था, ख़त्म कर देता था। और अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। किस शासक ने खुद को जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का दूत, किसने कहा था? बलबन ने। बलबन ने कहा कि मैं जिल्ले इलाही हूँ, मैं पैगंबर हूँ, जो है मैं दूत हूँ खुदा का, और मुझे नहीं मानोगे तो इसका मतलब आप खुदा को नहीं मान रहे हो। मतलब शासन व्यवस्था को काफ़ी चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से इसने ऐसा किया। सिजदा एवं पैबोस ये जो है शिष्टाचार है एवं नवरोज उत्सव की प्रथा किसने प्रारंभ की? आपको पता होगा बलबन ने किया था। सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठना, पैबोस का मतलब होता है कि पैरों को चूमना सम्राट के। तो ये एक शिष्टाचार था और नवरोज उत्सव था, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमुर्स। शमशुद्दीन कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और सबसे पावरफुल शासक में अगर आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आपका बलबन। बलबन, इल्तुतमिश दो मुख्य शासक थे गुलाम वंश के जो काफ़ी चर्चित हैं, बाकी और का बहुत ज़्यादा खास उल्लेख नहीं है।
बलबन की दरबार में प्रमुख कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है मुख्य दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो का मूल नाम पूछेगा तो बताएंगे मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का मूल नाम। फिर आगे है तूतीय हिंद भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है तूतीय हिंद भारत का तोता। तबला एवं सितार के आविष्कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो। तबला और सितार जो है किसने खोजा? अमीर खुसरो ने। खिलजी वंश का संस्थापक, अब हम आ गए खिलजी वंश में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम है। किसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई? भाई अभी तक दिल्ली थी, अब क्या कर दी किलोखरी। किलोखरी किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। जाहिर से बात है खिलजी वंश के संस्थापक ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशास्प। अली एवं गुरशास्प नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। दिल्ली के किस शासक के पास सबसे बड़ी एवं अस्थायी सेना थी? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा था अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता होगा अस्थायी सेना, परमानेंट सेना रखने का जो एक चलन है और सबसे बड़ी सेना रखने का चलन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया है। और इसकी बहुत सारी उल्लेखनीय बातें हैं जिनका हम आगे क्वेश्चन में जिक्र करेंगे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा। घोड़ा दागने की, घोड़ा के ऊपर गर्म मुहर से दागा जाता था ताकि उसके शरीर पर निशान बन जाए, ताकि घोड़ा बदला ना जा सके, उसे कोई चेंज ना कर सके। और सैनिकों का लेखा जोखा, हुलिया का मतलब उसका लेखा जोखा लिखने की जो प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, हज़ार खंबा महल, जमायत खाना मस्जिद, ये 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हैं, किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। परवाना नवीज शहनाई मंडी की नियुक्ति बाजार नियंत्रण के लिए किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों यहाँ पे आप जानते रहिए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को एक बहुत ही मजबूत रूप से लागू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके लिए परवाना नवीज एक अधिकारी नियुक्त किया जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहनाई मंडी जो है मंडी यानी कि सब्जी जो मंडी होती थी जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता था तो वहाँ की देखभाली करता था। और इसके साथ साथ इसने गुप्तचरों की भी व्यवस्था की है जो आगे अभी आपका उल्लेख मिलने वाला है। जो बरीद और मुनिहान नामक गुप्तचर रखता था बाजार में, जो घूम के वास्तविक स्थिति का जायजा लिया करते थे और सम्राट को सूचित करते थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 अन्य कर, इसने 2 नए कर लगा दिए। एक चराई कर था जिसको चरी कर कहते हैं, गढ़ी कर था। चराई कर जो था ये चारे पे लगता था, यानी कि जानवरों के लिए चारा बोया जाता था जो है खेत में, उस पर भी कर लगा दिया। और गढ़ी कर झुग्गी झोपड़ियों पे लगा दिया, जो झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहते थे उनके ऊपर भी कर इसने लागू कर दिया जो अब तक लागू नहीं होता था। तो 2 नया कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से? चरी कर या चराई कर, गढ़ी कर। बरीद एवं मुनिहान किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये मैंने बताया। बरीद एवं मुनिहान ये क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के गुप्तचर थे जो है साम्राज्य में घूम करके, बाजार में घूम करके गलत सही चीज़ों का जो है लेखा जोखा देखा करते थे और उसको बस सुल्तान को बताया करते थे। किस शासक ने खुद को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था और इसीलिए इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा, यानी कि मैं द्वितीय सिकंदर हूँ। कौन सा शासक कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाता था? ये बहुत ही वाहियात राजा था, इसकी बहुत सारी ऊटपटांग चीज़ें आप पढ़ते होंगे। ये कौन था? मुबारक खिलजी। 2-3 और गलत तरीके से काम करता था तो मुबारक खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम किस शासक ने नहरों का निर्माण करवाया? नहरों के निर्माण का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम क्या था? जूना खां। जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको पता होगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खां के बनवाए गए लकड़ी के महल में ही दबके हुई थी। तो ये है जूना खां। जूना खां का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो आगे शासन संभालता है। मध्यकालीन भारत के सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा शिक्षित था अब तक के शासनकाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये बहुत उटपटांग चीज़ें लागू कर देता था। और इसके बारे में आगे लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के प्रमुख कारण, ये सबसे विद्वान तो था लेकिन सबसे असफल भी था। क्यों असफल हुआ? इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया तो हर कोई अपने घर में सिक्का ढालना शुरू कर दिया। और राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद दिल्ली राजधानी थी, देवगिरी कर लिया, जो कि उसके लिए वहाँ पे जाके शासन करना, साम्राज्य संभालना मुश्किल था। और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद इसे ने किया था। तो राजधानी परिवर्तन भी इसके लिए इसकी असफलता का कारण बनी। दोआब में कर वृद्धि कर दिया। दोआब में कर वृद्धि का क्या मतलब है? नदी के एरिया में जहाँ पे नदियों के बीच का एरिया था वहाँ कर वृद्धि कर दिया। और उस जब कर वृद्धि किया तो उस समय वहाँ उत्पादन नहीं हुआ था, अच्छी फसल नहीं हुई थी, बिना जाने समझे कर वृद्धि कर दिया गया, जिससे वहाँ पे किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया, विद्रोह हो गया।
गया। तो इस तरह की कुछ इसने हरकतें किया है जिसका कोई मतलब नहीं हुआ और जो इसके पतन का कारण बनी। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहा? प्रिंस ऑफ मनी अर्स क्यों? क्योंकि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहा। तो किसने कहा? एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख के चलिएगा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता का नाम तो सुने ही होगा, एटलीस्ट गाने में सुना होगा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में? अफ्रीकी यात्री था, पहले से तो अफ्रीकी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक रेहला, रेहला भी पूछा गया, रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की है। किसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक सगे भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो दो क्वेश्चन है, पहले तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। किसके शासनकाल में की? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की, ये याद रखना है आपको। किस शासक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई? ये थे फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक, भाई जजिया कर जो है क्या है? ये एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं पे लगाया जाता था, और लेकिन हिंदुओं पे जजिया कर लगाने की कुछ कंडीशन थी ये कि महिलाओं पर, अनाथों पर, विकलांगों पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाएगा, ये जजिया कर की कंडीशन थी। लेकिन एक ऐसा शासक आया जिसे कहते फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया कि ब्राह्मणों को भी जजिया कर देना होगा। फिरोज तुगलक ने किस नए कर की शुरुआत की? भाई फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी लागू किया, वो था सिंचाई कर। सिंचाई कर की शुरुआत कौन कर रहा है? फिरोज तुगलक। और ये उपज का 1/10 भाग, 1/10 भाग लिया जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि सिंचाई कर की शुरुआत किसने की? फिरोज तुगलक ने की। और कितना होता था? उपज का 1/10 भाग ये होता था सिंचाई कर। किस शासक ने 300 नए नगरों की स्थापना की? भाई 300 नए नगर बसाए, ये फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने भाई बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, इसने नहरें 5 मुख्य नहरों का भी निर्माण किया था और 300 नए शहर भी बसाए हैं। जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, ये प्रमुख नगर हैं। किसने? फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो जौनपुर पूछा जाएगा, जौनपुर किस शासक ने बसाया? फिरोज तुगलक ने। जैसे आपको आगे पता चलेगा कि आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोधी, अभी आगे मिलेगा। दीवाने खैरात एवं दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने की। दीवाने खैरात क्या है और दीवाने बंदगान क्या है, आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ। किस सुल्तान के समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी? 1,80,000 के आसपास। ये थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो सर्वाधिक थी। किस शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया? फिरोज तुगलक ने ही किया। भैया क्या होगा कि जो अगर सैनिक है तो उसका लड़का भी सैनिक बनेगा, मतलब कि वंश के अनुसार सैनिकों का पद कर दिया गया, सैन्य का जो पद था, फिरोज तुगलक ने। चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के अद्धा एवं बिक, इंपॉर्टेंट है, किसने चलवाए थे? फिरोज तुगलक ने। अद्धा एवं बिक क्या थे? चांदी एवं तांबे का मिश्रित सिक्का था, और किसने चलवाया? फिरोज तुगलक ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और गुलाम वंश का कौन था? अभी मैंने बताया था, शमशुद्दीन कैमुर। यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है। अब कह रहे हैं तैमूर लंग ने 1398 में किसके समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था? यही थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अब कह रहे हैं शैयद वंश का संस्थापक कौन था? भाई नया वंश आ गया, शैयद वंश। खिज्र खां, कब? 1414 ईस्वी में। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? रैयत आला की उपाधि धारण की खिज्र खां ने। खिज्र खां था कौन? खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग आक्रमण करने आता है भाई यहाँ पे, किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तो इनको मार देता है, यहाँ का जो साम्राज्य रहता है उसमें से कुछ साम्राज्य को खिज्र खां को सौंप देता है और तैमूर लंग वापस चला जाता है। और बाद में ये भी बताया जाता है कि खिज्र खां जो है तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को लगातार यहाँ से जो है एक निश्चित अमाउंट भेजा करता था यहाँ पे इसे शासक बनाए जाने के एवज में। तो ये 74 क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों स्पीड फास्ट करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो शैद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, कब? 1451। कौन शासक अपने सरदारों को मकसद अली कहता था? मकसद अली बहलोल लोधी कहता था। बहलोल लोधी था कौन? लोधी वंश का संस्थापक।
आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 19 कब की? 1504 में। सिकंदर लोदी 1504, याद रखिएगा। किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुस्लिम महिलाओं को संतों पीरों की मज़ार पर जाने से मना कर दिया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कहा कि कोई ताजिया नहीं निकालेगा, कोई महिला संतों और पीरों की मज़ार पर नहीं जाएगी, सिकंदर लोदी ने कहा। सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में किसके द्वारा पराजित हुआ? बाबर। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, या 1526 याद रखिए। और कौन हारा? इब्राहिम लोदी मारा गया, हारा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आएंगे। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहते थे? उसको मजलिसे खलवत कहते थे। मजलिसे खलवत जो थी मंत्रिपरिषद, इसकी बैठक कहाँ होती थी? मजलिसे खास में। सुल्तान अपनी अधिकांश राजकीय कार्य कहाँ करता था? बारे आजम में। बारे आजम क्या है? यहाँ पे सुल्तान बैठ के अपने अधिकांश काम किया करता था, यह बारे आजम। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? जो पेंशन विभाग था वो उस समय में उसको दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। कृषि विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोही। और अगर पूछे दीवाने कोही के गठन कौन किया तो मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग था, उसका नाम था दीवाने कोही, पूछा गया कई बार। सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज कौन बनाया था? बलबन ने बनाया दीवाने अर्ज, ये क्या था? सैन्य विभाग। दीवाने खैरात क्या था? दान का विभाग था, दान का एक विभाग था जहाँ पे दान दिया जाता था, वो दीवाने खैरात। वैसे खैरात का मतलब जानते हैं, दान होता है, मुफ्त की चीज़ होती है। गुप्तचर विभाग का मुखिया प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? बरीदे मुमालिक। जो गुप्तचर विभाग बनाया था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, कह लीजिए खास तौर पे, तो उसका जो मुखिया था उसका नाम क्या था? बरीदे मुमालिक। सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन था? वो था काजी उल कज़ात जो है सुल्तान के बाद मुख्य न्याय करने वाला अधिकारी था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला क्या कहलाता था? मजमुआदार जो उधार दिए गए, ऋण दिए गए पैसे का हिसाब रखता था। सुल्तान की अस्थायी सेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास खेल। जो सुल्तान के पास एक परमानेंट सेना होती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम खास खेल कोई खेल नहीं, ये है अस्थायी सेना का नाम। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन कौन थी? मांगलिक या अर्रात। ये क्या थी? मंगलिक या अर्रात, ये गोला फेंकने वाली मशीन थी, तो गन कह लीजिए इनको आप। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली प्रणाली को क्या कहते? मुक्ताई कहते थे। मुक्ताई क्या है? लगान निर्धारित करने वाली प्रणाली। पूर्णतः केंद्र के अधीन रहने वाली भूमि खालसा भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खालसा भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि जो है पूरी तरह से राजा के अधीन रहती थी, इसे कहते खालसा भूमि। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जो लोगों को दान दी गई थी, मुफ्त में दी गई ज़मीन थी, उसको लेकर के खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा एक स्थान प्रसिद्ध था? देवल। तो याद रखना है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता था सल्तनत काल में। सल्तनत काल में व्यापारियों का तीर्थस्थल कौन था? कहाँ था? अनिहवाड़ा को व्यापारियों का तीर्थस्थल कहा जाता है। मुस्लिम से लिया जाने वाला धार्मिक कर का नाम क्या था? जकात। मुस्लिमों से भी धार्मिक, जैसे जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, वैसे मुस्लिमों से भी धार्मिक कर लेते थे, वो उसका नाम था जकात। और कितना? संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। तो जजिया एवं जकात धार्मिक कर है, जजिया हिंदुओं के लिए है और जकात मुस्लिमों के लिए, याद रखना। गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर, अब भाई तो वो था धार्मिक कर था, भूमि कर क्या था? खराज था, गैर मुसलमानों से नहीं हिंदुओं से लिया जाता था। तो मुसलमानों से कौन सा भूमि कर लेगा? वो है उश्र मुसलमानों से लिया जाता था, भूमि कर है। और जो है खराज गैर मुसलमानों हिंदुओं से लिया जाता था। किस सुल्तान ने गड़े हुए खजाने, जिसको खुम्स या खम्स कहते हैं, से कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी था। इसने कहा कि जो ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना पाया जाएगा उसमें से मैं कुछ नहीं लूँगा, जो पाएगा उसी का है या सेना का है, ऐसा। अब खुम्स या खम्स क्या है यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर दूँ, इंपॉर्टेंट है। लूटा हुआ धन भी जो लूट से मिलता था, जैसे किसी साम्राज्य पे आक्रमण हुआ तो लूटने से जो धन प्राप्त हुआ वो खुम्स होता था। या भूमि में गड़ा हुआ, अगर कहीं किसी ज़मीन पे कोई काम चल रहा है, वहाँ पे ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल गया तो उसे भी खुम्स कहा जाता था। और होता क्या था कि 1/5 अगर खुम्स मिला या खम्स मिला तो 1/5 भाग सुल्तान रखता था, 4/5 भाग जो सैनिक होते थे या जो जिसके पास मिलता था उसको दे दिया जाता था। लेकिन अधिकांशतः जो शासक थे उन लोगों ने क्या उल्टा कर दिया, 4/5 भाग खुद रख लिए और 1/5 भाग सैनिकों को दे दिए। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज तुगलक ने यही किया, जो है 1/5 भाग खुद रखा और बाकी दे दिया उसके पाने वाले को, खोदने वाले को। दोस्तों ये
100 यानी कि 1 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए आपको, और उम्मीद करता हूँ इनको अगर आप देखेंगे तो इनसे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे, और इसको 2-3 बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, पक्का आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी तरह से मैं अगले स्टेप पे आपको बचे हुए जो यहाँ के मध्यकालीन भारत के जो राजा हैं उनका मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, और जो आप अगर देख लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।